हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभी कैरियर कॉन्सेप्ट। एक बार फिर से अभी कैरियर कॉन्सेप्ट आपका स्वागत करता है। मैं अभी कुमार यदुवंशी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पॉलिटी के साथ साथ हमारा हिस्ट्री का भी चलेगा टॉपिक वाइज। तो आज हम लेकर आए हैं, आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास यानी कि मेडिएवल हिस्ट्री। यहाँ से हम अपना शुरुआत लेंगे। तो सबसे पहले आज का सुविचार। तो आज का सुविचार ये है कि बेहतरीन इंसान अपने चरित्र से जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पे भी लिखी होती है। तो इसके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का। तो फ्रेंड्स, जो ये मध्यकालीन इतिहास यानी कि मेडिएवल हिस्ट्री है, इसमें हमें पढ़ना है बस दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश, जिसमें गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है और लोधी वंश है। 5 राजवंश ये पढ़ेंगे जो कि दिल्ली सल्तनत के नाम से जाने जाते हैं। और इसके अलावा मुगल काल पढ़ेंगे, बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक। तो अपना मेडिएवल हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। तो दिल्ली सल्तनत पढ़ने से पहले हमें कुछ मतलब कि दिल्ली सल्तनत की नींव कहाँ रखी गई थी ये जानना जरूरी है। तो आज के हम इस टॉपिक में दिल्ली सल्तनत से थोड़ा सा पहले के बारे में पढ़ेंगे कि जहाँ से दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं पहले आपको यहाँ समझा देता हूँ अच्छा से, उसके बाद मैं लिख दूंगा, फिर आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। तो पहले जानिए। तो अगर बात करें कि भारत पर सबसे पहले जो हमला हुआ था, जो सबसे पहले आक्रमण हुआ था, तो वो किया था अरबों के द्वारा। अरबों द्वारा हुआ था। अरबों मतलब ये करोड़ों अरबों नहीं है, ये जो अरब देश वाले थे। तो ये पहला मुस्लिम आक्रमण जो है भारत पर, पहला मुस्लिम आक्रमण ये अरबों द्वारा हुआ था। तो इसमें मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अरब के जो खलीफा थे, क्या नाम था इनका? खलीफा अल वाजिद। खलीफा अल वाजिद ने क्या किया था? इन्होंने दिया था, मतलब निर्देश बोले, मतलब कि ऑर्डर बोल सकते हैं। इन्होंने ऑर्डर दिया था मोहम्मद बिन कासिम को, मोहम्मद बिन कासिम को। और आप याद रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम यही था भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला। इसने ही सबसे पहले भारत के सिंध प्रांत पर आक्रमण किया था। और सिंध का राजा कौन था? सिंध का राजा था दाहिर, जो कि चाच का पुत्र था। इसका जो पिता था उसका नाम था चाच, इसका ये बेटा था दाहिर। चाच का बेटा दाहिर था। इससे मोहम्मद बिन कासिम ने पराजित किया और सिंध पर अपना अधिकार जमाया था। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर सबसे पहले हमला किया था, ये तो आपको पता चल गया। कब किया था ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 712 ईस्वी में यह हमला किया गया था। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध प्रांत पर हमला किया और वहां के शासक दाहिर को पराजित कर वहां अपना स्थापत्य किया। यहां पर इसने अपना मतलब कि ये अपना शासन यहां पर इसने स्थापित किया। और ये 712 ईस्वी में हुआ था। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं, मोहम्मद बिन कासिम पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने जजिया कर लगाया था भारत में। जजिया कर भारत में लागू किया। तो यहां से आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि अरबों द्वारा पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ था, 712 ईस्वी में हुआ था, प्रांत पर किया था और वहां के शासक दाहिर को इसने हराया था। और खलीफा, अरब के खलीफा अल वाजिद ने इसे ऑर्डर दिया था। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि अरबों के बाद जो दूसरा आक्रमण भारत पर हुआ था वो तुर्कों के द्वारा किया गया था। दूसरा आक्रमण, दूसरा मुस्लिम आक्रमण बोल सकते हैं, यह तुर्कों के द्वारा हुआ था। यहीं से आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहीं से
ये तुर्क जो हैं यहीं से आपका दिल्ली सल्तनत की शुरुआत आगे चलकर इन लोगों के द्वारा ही होती है। तो बता दूं तुर्क का जो ये तुर्की में पहला स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया था? तो उसका नाम था अल्पतगीन। अल्पतगीन ने तुर्की में पहला इसने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। और इसके दामाद, अल्पतगीन का दामाद, इसका दामाद था सुबुक्तगीन। ध्यान रखिएगा ये नाम को, सुबुक्तगीन। ये पहला तुर्की था, पहला तुर्की शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया। अब यहां ध्यान रखने वाली बात है, अगर सबसे पहले भारत पर आक्रमण अरबों ने किया था, मैंने आपको बताया, उसके बाद दूसरा आक्रमण तुर्कियों के द्वारा किया गया, लेकिन तुर्कियों में किसने किया था? तो सुबुक्तदीन शासक था जिसने कि भारत पर आक्रमण किया था। ये हिंदू राजशाही के खिलाफ इसका जो है ये आक्रमण हुआ करता था। और इस सुबुक्तदीन का बेटा था, यहां से आपको अब काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको यहां से अब याद रखना होगा, यहां से अब एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन आएंगे। इस सुबुक्तदीन का इसका बेटा था, इसका बेटा क्या नाम था? इसका बेटा का नाम था महमूद गजनवी, या गजनी भी इसे कहा जाता था, गजनी। ये गजनी का ही शासक था, तुर्की में गजनी था जगह, वहां का ये शासक था। तो सुबुक्तदीन के बाद इसका बेटा महमूद गजनवी ये शासक बना। अब यहां से आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है महमूद गजनवी, इसका शासनकाल और इसका भारत पर आक्रमण। इसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए थे। महमूद गजनवी कब शासक बना था? सुबुक्तदीन मरा था 998 ईस्वी में, और ये तभी जाकर के 998 में ही ये शासक बना था और 1030 तक ये रहा था। इसका शासनकाल जो है 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसने भारत पर हमला कब किया? इसने कुल 17 बार किया था, मैंने आपको बताया, कुल 17 बार भारत पर इसने आक्रमण किया। और इसका भारत पर पहला आक्रमण कब था? पहला आक्रमण इसने भारत पर जो है पहला आक्रमण फ्रेंड्स ये किया था 1000 ईस्वी में। 1000 ईस्वी में इसने भारत पर पहला आक्रमण किया था। अब यहां से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसके 17 आक्रमण में 4-5 जो है काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। इसका जो पहला आक्रमण था 1000 ईस्वी में था। आखिरी आक्रमण की अगर बात करें, यानी कि 17वां आक्रमण, ये जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए था। तो ये जाटों के विरुद्ध इसने किया था। ये किया था 1027 ईस्वी में। ठीक है, यहां ध्यान रखिएगा, इसका पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ था और लास्ट आक्रमण 1027 ईस्वी में हुआ था। अब इस बीच, इसके बीच के आक्रमण को हम देख लेते हैं। तो इसने अपना दूसरा आक्रमण भारत पर कब किया था? दूसरा आक्रमण की अगर इसके बात करें तो 1001 ईस्वी में जयपाल के खिलाफ, हिंदू राजा था जयपाल, इसके खिलाफ किया था। और इस युद्ध में महमूद गजनवी विजयी हुआ था और जयपाल आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद इसका जो प्रमुख इसका युद्ध है, मतलब कि इसने जो आक्रमण किया था प्रमुख रूप से, वो 1009 में, उसके बाद 1009 में इसने राजा वहां का आनंदपाल था, पेशावर में किया था। पेशावर में हमला किया था इसने, जहां का राजा आनंदपाल था, और यहां भी इसे विजय प्राप्त हुई। और इसका मुख्य मकसद जो था वो ये नहीं था
कि किसी भी साम्राज्य को हराएं और वहां अपना साम्राज्य स्थापित करें। इसका मुख्य रूप से इसका मुख्य मकसद था कि राजा को हराएं। वैसे वैसे राजाओं के खिलाफ ये युद्ध करते थे जो काफी संपन्न हुआ करते थे, जिनके पास सोने चांदी और बहुमूल्य जवाहरात हुआ करते थे, उनको हराएं और उनके सारे धन को लूट कर गजनी ले जाया करता था। इसे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने का कोई मतलब इसके अंदर ये नहीं था कि हमको भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना है, बस हराता था, लूटता था और अपने देश गजनी लेके चल जाता था। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे देख लेते हैं। अब इसके जो मुख्य आक्रमण थे भारत पर, पहला आखिरी देख लिया आपने और दूसरा, और उसके बाद 1009 ईस्वी में इसने जो किया था वो भी देख लिया। उसके बाद 1014 में थानेश्वर को लूटता है ये। फिर इसे पता चल जाता है कि ये राजवंशों को लूटने में पहले तो युद्ध करना पड़ता है, उनके साथ काफी टाइम लग जाता है, इसका भी नुकसान हो जाता था। तो इसने एक दिमाग लगाया। भारत में जो मंदिर होते थे काफी संपन्न होते थे, वहां इतने सोने चांदी होते थे जिसकी कोई मतलब गणना नहीं है। तो ये क्या किया, अब इसने 1014 के बाद से मंदिरों को लूटना चालू किया। मंदिरों पर आक्रमण कर लूटना। इसने मंदिरों को लूटना चालू किया, स्टार्ट किया इसने मंदिरों को लूटना। और इसने 1025 ईस्वी में सबसे इसका जो मेन है, इसने सोमनाथ के मंदिर को लूट लिया, जो कि गुजरात में था। गुजरात में अभी भी है सोमनाथ मंदिर। इसने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा। यहाँ से बहुमूल्य, मतलब मत बोलिए इतने, मतलब कि ज्यादा सोना चांदी यहाँ से ले गया ना। ये सोमनाथ मंदिर पड़ता है अपना गुजरात में, और उस समय गुजरात का जो शासक हुआ करता था उसका नाम था भीम प्रथम जो है उस समय गुजरात का शासक था। और इसने, यह क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को कब लूटा था, 1025 ईस्वी में लूटा था। और उस समय वहां का शासक कौन था, तो भीम प्रथम था। और अंतिम आक्रमण मैंने बता दिया 1027 में जाटों के विरुद्ध इसने किया था। ये रहे इसके मेन, मतलब 17 आक्रमण में से कुछ मुख्य, जो कि आपको जानना जरूरी था। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा महमूद गजनवी के दरबार में कौन कौन से विद्वान थे। तो इसके दरबार में मुख्यतः 3 विद्वान थे, मतलब 3 विद्वानों का संरक्षण प्राप्त था। महमूद गजनवी के दरबार में, इनमें तीनों में सबसे जो, मतलब मैं ये 3, ऐसे तो इसके दरबार में बहुत सारे थे, लेकिन ये 3 मैं मुख्य बता रहा हूं जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। इनमें एक आपका था फिरदौसी, एक था अलबेरूनी और एक था उल्वी। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि इन तीनों से क्वेश्चन आते हैं। जैसे अलबेरूनी ने किताबुल हिंद की रचना की थी, उसके बाद आपका उल्वी जो है किताबुल यामिनी, और फिरदौसी जो है इसने लिखा था शाहनामा। ये आपको पता होगा, नहीं पता होगा मैं आपको लिख दूंगा। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आते हैं, शाहनामा किसकी रचना है, किताबुल हिंद किसकी रचना है, किताबुल यामिनी किसकी रचना है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये तीनों इसके दरबार में थे, महमूद गजनवी के दरबार में थे। तो ये तो आपका हो गया। इसके बाद अब बात करते हैं महमूद गजनवी के बाद तुर्की में 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी के मृत्यु के बाद सबसे ज्यादा भारत पर आक्रमण अगर हुए तो वो मोहम्मद गोरी के द्वारा हुए। तो अब हम थोड़ा सा मोहम्मद गोरी के बारे में बात करेंगे। मोहम्मद गोरी, इसने सबसे पहले जो है फ्रेंड्स, इसने भारत पर आक्रमण किया था 1178 ईस्वी में गुजरात पर। 1178 ईस्वी में गुजरात पर। और उस समय गुजरात का शासक कौन था, भीम
द्वितीय यानी कि भीम दूसरा। मोहम्मद गजनवी के समय भीम प्रथम था, जब उसने सोमनाथ लूटा था, और इस समय जब मोहम्मद गौरी ने किया था 1178 ईस्वी में गुजरात पर, इस समय भीम द्वितीय था। और यहाँ गौरी हार जाता है, गौरी की हार होती है। इसके बाद इसने क्या किया फ्रेंड्स, इसके बाद 79 में फिर इसने पेशावर पर हमला किया था। 1179 में पेशावर पर इसने हमला किया था और पेशावर को जीत लेता है। ये जीत लेता है। इसके बाद इसने 1185 में सियालकोट पर और 1186 में इसने संपूर्ण पंजाब को, पूरा पंजाब को जीत लिया और इसका शासन हो गया पूरा पंजाब, सियालकोट, पेशावर, इन सबको मिलाकर बोल सकते हैं मुल्तान और पंजाब और मुल्तान पर इसका कब्जा हो गया। भारत पर इसने कब्जा किया ये क्षेत्र में, पंजाब के क्षेत्र में, पेशावर, सियालकोट। तो ये तो इसके मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस थे जो जानना आपको जरूरी था। अब यहां से स्टार्ट होता है इसका बहुत फेमस, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसने दिल्ली के शासक उस समय था पृथ्वीराज चौहान, उसके साथ इसने तराइन में युद्ध लड़ा, जो तराइन का प्रथम या पहला युद्ध बोला जाता है। ये भटिंडा के निकट तराइन के मैदान में हुआ था। ये कब हुआ था? 1191 में हुआ था, 91 ईस्वी में। और इसमें क्या है कि पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था। पृथ्वीराज चौहान जो कि चौहान वंश का शासक था, और पृथ्वीराज तृतीय इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं, पृथ्वीराज तृतीय था ये, ठीक है। इसके साथ तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ, जिसमें गौरी की हार होती है, बुरी तरह हार जाता है गौरी, बहुत बुरी तरह हारता है। पृथ्वीराज चौहान इसे माफ कर देता है, मारता नहीं है, छोड़ देता है। और इसके अलावा इसको मतलब भारत से भी नहीं खदेड़ता है, इसका जो पंजाब का क्षेत्र था उस पर शासन करने देता है, पंजाब पर शासन करने देता है, मतलब हरा दिया, छोड़ दिया, बोला जाओ तुम जहां अपना पंजाब देखते रहो। मतलब ये इसकी गलती हम बोल सकते हैं पृथ्वीराज चौहान की, क्योंकि इसे फिर से आक्रमण करने का मौका मिल गया। और इसने 1192 ईस्वी में, एक ही साल में अपनी सेना तैयार की, करीब करीब 1,20,000 की सेना तैयार की इसने, जिसमें घुड़सवार और तीरंदाज 10-10 हजार की संख्या में तीरंदाज और अलग से घुड़सवार सैनिक जो कि बहुत बलशाली थे उनको तैयार किया। और 1192 ईस्वी में इसने फिर से पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया, और ये तराइन का दूसरी लड़ाई थी। तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1192 ईस्वी में हुई थी। और इसमें क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान हार गया और गौरी विजयी हुआ। गौरी विजयी हुआ। और यहाँ पृथ्वीराज चौहान के हारने के कारण ये थे कि इसने एक बार हरा चुका था, तो ये थोड़ा सा केयरलेस था कि फिर हरा देंगे। और दूसरा, जब इसने मोहम्मद गौरी ने तराइन की दूसरी लड़ाई में जब पृथ्वीराज चौहान पर हमला किया, तो पृथ्वीराज चौहान ने हिंदू राजाओं से मदद मांगी थी, जिसमें कुछ राजाओं ने मदद नहीं की, उन्होंने गौरी का साथ दिया ताकि दिल्ली की गद्दी उन्हें मिल सके। जिसमें सबसे प्रमुख था कन्नौज का शासक जयचंद। कन्नौज का शासक जो जयचंद था वो इसलिए भी इससे गुस्सा था पृथ्वीराज चौहान से, क्योंकि जयचंद की बेटी थी संयोगिता, जो कि प्रेम करती थी पृथ्वीराज चौहान के साथ। और पृथ्वीराज चौहान उसके स्वयंवर, पहले स्वयंवर होते थे, लड़की माला डालती थी तो उसी से शादी होती थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को स्वयंवर में नहीं बुलाया गया था। और वहां उसकी एक बस मूर्ति बना दी गई थी, और संयोगिता ने मूर्ति में डाल दिया था हार, और पृथ्वीराज चौहान उसे लेकर के भाग गया था।
इस बात से राजा जयचंद जो कन्नौज का शासक था काफी गुस्सा था कि उसकी बेटी को स्वयंवर से लेकर भागा था, और इसलिए उसने पृथ्वीराज चौहान का साथ ना देकर मोहम्मद गौरी का साथ दिया। और मोहम्मद गौरी की विजय का मुख्य कारण भी एक ये था कि हिंदू शासकों ने इसकी मदद की थी, और इसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाता है, गौरी विजयी होता है। और इसके कुछ ही दिन बाद यानी कि 1194 में, 2 साल बाद 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में। और यह किसके किसके बीच हुआ था? तो गौरी के बीच, और गौरी का जिसने साथ दिया था तराइन की दूसरी लड़ाई में राजा जयचंद, कन्नौज का शासक जयचंद के बीच। और ये लड़ाई होने का कारण क्या था कि जयचंद को लगा था कि पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद मोहम्मद गौरी क्या करेगा कि महमूद गजवानी की भांति ही लूटेगा सारा सामान, जो भी हीरे जवाहरात जो भी हैं, और लूट के अपने देश चला जाएगा। लेकिन यहाँ हो गया उल्टा। इसने क्या किया, गौरी ने अपने राजवंश की स्थापना करने की सोची, और ये बात जयचंद को अच्छी नहीं लगी क्योंकि दिल्ली के तख्त पर यह अपना शासन चाहता था, और इसीलिए इसने तराइन की दूसरी लड़ाई में गौरी का साथ दिया था। तो यहाँ क्या होता है, जयचंद के साथ गौरी की लड़ाई होती है और जयचंद हार जाता है, क्योंकि जयचंद उतना शक्तिशाली शासक तो था नहीं। जब पृथ्वीराज चौहान को यह हरा सकता है तो फिर ये तो कुछ नहीं था उसके सामने, क्योंकि ये दिल्ली का शासक हुआ करता था पृथ्वीराज चौहान जब तराइन की लड़ाई हुई थी, और ये महज एक छोटे से प्रांत कन्नौज का शासक हुआ करता था। तो चंदावर के युद्ध में भी गौरी की विजय होती है, जयचंद मारा जाता है। उसके बाद मोहम्मद गौरी क्या करता है, इसके 2 गुलाम थे, एक कुतुबुद्दीन ऐबक और एक बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो था उसने बिहार और बंगाल पर विजय प्राप्त की थी, और ये वही था, मुंह से कुछ उल्टा पुल्टा ना निकल जाए उसको लेके, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिए जलाकर। कौन था? इसका गुलाम था। इसका गुलाम का नाम था, 2 गुलाम थे, एक तो बख्तियार खिलजी था, बख्तियार खिलजी, इसी ने तहस नहस कर दिया था नालंदा विश्वविद्यालय को। और इसका जो दूसरा था कुतुबुद्दीन ऐबक, उससे मोहम्मद गौरी क्या करता है कि भारत में तो अब इसका ही शासन था, तो ये उसे सौंप देता है और अपने देश लौट जाता है, और ये तुर्की चला जाता है। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो फिर दिल्ली सल्तनत यहीं से स्टार्ट होती है, वो गुलाम वंश की स्थापना करता है और वो बनता है शासक। तो अब गुलाम वंश के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताई मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैंने लिख दिए हैं, एकदम डायरेक्ट 1 लाइनर है, आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। थोड़ा सा भी बचा हुआ है इसको मैं उसको भी अब लिख देता हूँ। तो फ्रेंड्स बाकी बचे हुए आप देख सकते हैं। अलबिरूनी, उल्बी और फिरदौसी ये विद्वान थे महमूद गजवानी के दरबार में। अलबिरूनी किताबुल हिंद की रचना की थी, उल्बी ने किताबुल यामिनी की, फिरदौसी ने शाहनामा की। तराइन का पहला युद्ध 1191 में पृथ्वीराज तृतीय और गौरी के बीच, जिसमें विजयी कौन हुआ था? पृथ्वीराज। मैं इसको ऐसे डार्क कर देता हूँ, आप याद रखिएगा, इसमें पृथ्वीराज जो है ये विजयी हुआ था। और तराइन का दूसरा युद्ध, इसमें गौरी विजयी हुआ था, जो मैं घेर रहा हूं, इसे आप देख सकते हैं, ये विजयी की है। चंदावर का युद्ध 1194 में कन्नौज के शासक जयचंद और गौरी के बीच हुआ था, इसमें गौरी विजयी हुआ। और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ये सूफी संत थे, ये गौरी के साथ भारत आए थे। 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में बना है वो इन्हीं की दरगाह है। और सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की प्रतिमा किसने बनवाई थी? तो गौरी ने बनवाई थी। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी, ये 2 गुलाम थे जो कि गौरी के थे, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक जो है आगे गुलाम वंश को बढ़ाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।